आप अपने नोट्स को खोलिए और बैठिए वहाँ पे, पीपीटी खोलिए, अपने अपने सारी चीजें, कोई पीपीटी है तो पीपीटी खोलिए, जो भी है पढ़िए उनको, सारी चीजें मैंने इसीलिए पीपीटी बना करके सेंड की थी। हर चीज का नोट्स इतने उससे बना करके सेंड किया ताकि आप लोगों को एक जरा भी दिक्कत ना हो, हर चीज को बहुत ब्रीफली लिख करके छोटे छोटे पॉइंटर्स में बना के लिखा है, और कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं कि किसने दिया क्या होता है, सब कुछ बताया है समझाया है। लेकिन अब भाई अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, अब भी लोग आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसमें इससे ज्यादा लापरवाही तो कहीं नहीं हो सकती है। सर मेमोरी लेवल। दूसरा किसने दिया था मेमोरी लेवल? शमा तुम बताओ, किसने दिया था मेमोरी लेवल? हम्म सर मैंने रिवाइज नहीं किया है। कब करना है फिर वो, एग्जाम के बाद? सरफराज बताओ कौन कौन से लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल और शाइस्ता? एक होता है मेमोरी लेवल, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और एक होता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्टिंग लेवल। तीनों चीजें होती हैं। मेमोरी लेवल किसने दिया था? मॉरिसन। चलिए सोफी आप ये बताओ कि अंडरस्टैंडिंग लेवल किसका है? सर याद नहीं है। कब होगा फिर, अब ऐसे कैसे काम चलेगा, कम से कम इस चीज के लिए तैयार नहीं है ना। क्या होता है मेमोरी लेवल में? मेमोरी लेवल में क्या होता है? इकरा बताओ जल्दी से, क्या होता है मेमोरी लेवल? Sir, it is the initial stage of teaching. हम्म Heartbeat is इन the दिस main proponent of memory level of teaching. क्या होता है फिर इसमें? व्हाट वी डू इन दिस मैथ, इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग? Uh, Evaluation system mainly includes oral, written, and नो आई एम essay नॉट tests. टॉकिंग अबाउट इवैल्यूएशन सिस्टम प्रेजेंटली, बट हम करते क्या है, इसमें होता क्या है? So it's foundation for understanding. Actually, in this level of learning, in this level of teaching, we focus on rote memorization, चीज़ों को याद कराने के ऊपर, रटाने के ऊपर होता है Yes, मेन sir. फोकस, है ना। इसमें Yes. अंडरस्टैंडिंग और उसकी चीज लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का कोई रोल नहीं होता है। सिंपल हम इसमें काम क्या करते हैं कि सिर्फ बच्चों को बताते जाते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 2 जा सर 16, बहुत सारे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है ये। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। यहाँ सिर्फ चीज़ों को रिकॉल करा दे, मतलब जो फैक्ट्स हैं उनको बता दिया जाता है, उनको याद करा दिया जाता है। अभी बच्चे लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं, अभी बच्चे 5वीं क्लास का बच्चा लॉजिकली नहीं सोच पा रहा है, 5th क्लास का बच्चा, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो वो उसके पीछे का रीज़न बहुत मुश्किल से कहीं सोचेगा। उसको जब आपने कह दिया, अगर मैम, कई बार आप लोगों को इस बात का एहसास होगा, अगर उसको मैम ने बता रखा है कोई चीज़ कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, तो अगर तुमने बताया नहीं बेटा 2 2 जा 4 होता है और तुमने आज गलत पढ़ा है, तो वो कहेगा नहीं मैम ने पढ़ाया तो सही बताया है। तुम कोई मैम थोड़े हैं, आप कोई मैम थोड़े हैं, आप कितना भी अच्छा जानते हैं, या कोई भी चीज़ गलत बता दी, तो मैंने छोटा सा ऐसी चीज़ें बताई है कि बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन कई बार, जैसे मैं खुद एग्जांपल बताता हूँ कि मेरी भांजी है, उसको LMNO, अब उसको ABCD बता दिया, आइडियल पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, उसकी टीचर ने उसको LMNO की जगह पे बच्चों ने LMNO पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा बेटा इनको अलग अलग पढ़ते हैं, तो कहने लगे आपको नहीं आता, तो ABCD नहीं आती है आपको, मैम ने सही पढ़ाया है। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को लॉजिकली नहीं सोचना है। बच्चे, देयर परफेक्शन इज, देयर आइडियल इज देयर टीचर्स, तो उनके नज़र में उनके आइडियल जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उनको जो याद कराया जाता है वो उसके पीछे रीज़न नहीं लगाते, तो क्या होता है, उनको फैक्ट्स याद कराए जाते हैं, मेमोराइजेशन लेवल का होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि लेवल 5 ही तक हो,
कई बार ये जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। बच्चे जब समझने स्टार्ट कर दें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल स्टार्ट हो जाता है। अब चीज़ें मेमोरी लेवल से हट करके किस पे शिफ्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जो चीज़ें उन्होंने याद कर ली हैं। अब मल्टीप्लिकेशन जब आएगा, टेबल्स याद हो चुके तो मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन कब कर सकता है, वो चीज़ें रिलेट करता है कि 5 वन ज़ा 5, 5 7 ज़ा कितना होता है, तो वो वहाँ पे लिखता है 5 एंड कैरी वी कैन कैरी 3। तीसरा होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो पहले वाला जो इसको हम बोलते हैं वो होता है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच वाला, जो 2005 से एनसीएफ के पहले जो चलता था वो था बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच का मतलब हम किसी चीज की आदत डाल देते हैं। आंखें बंद करेगा बच्चा और सुनाने स्टार्ट कर देगा, 2 1 2 2 4 4 2 6 2 4 8 2 5 10। उसको इस तरीके से याद होता है कि बस वो कैसे भी कभी भी सुन लो, सोते वक्त भी सुना सकता है। तो ये जैसे कुछ चीज़ें हाफिजा कराया जाता है किसी भी चीज़ को, तो ये बिहेवियरिस्टिक में आता है। उनको इतनी बार पढ़ाया जाता है, इतनी बार पढ़ते हैं वो, कि वो हर वक्त कहीं भी बैठे उठे हर चीज़ को वक्त वक्त पढ़ सकते हैं। तो हाफिजा जैसा हो जाता है किसी भी चीज़ का। हाफिजा का मतलब याद करना होता है किसी चीज़ का। तो हाफिज कुरान होना तो वो कुरान को याद करने का होता है, लेकिन हाफिजा करने का मतलब किसी भी चीज़ को हिफ्ज कर लेना होता है, याद कर लेना। तो बिहेवियरिस्टिक का मतलब ध्यान रखना, मैंने जैसे बोला ना, प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। मैं इन चीज़ों को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपके उसमें एग्जाम में आएंगी या वो है, लेकिन ये ध्यान रखना कि बिहेवियर में आ जाती है, हमारा व्यवहार बन जाता है उस चीज़ को याद करके रखना। 24 घंटे हमारे दिमाग में वही चल रहा है, हमने उसको याद कर लिया। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, उसको याद करके उन चीज़ों को लिंक करना। तीसरा होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो आता है वो रिफ्लेक्टिव स्टेज पे आता है। अब हम नॉलेज को खुद सोचते हैं और खुद से तैयार करते हैं। अगर अब जो आप जिस स्टेज पे हैं, आप कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पे नहीं है, आपका जो है वो रिफ्लेक्टिव स्टेज होनी चाहिए। और आपको मुझे रोड प्राइमरी के बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है हमारी उसका। आपने प्राइमरी लेवल की तरह पढ़ना है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी, बता दी, लेकिन अभी भी आपको मैं अगर उनको रिपीट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं रोड मेमोराइजेशन कराना पड़ रहा है मुझे। और आपको चाहिए ये था कि मुझसे खुद से वो होता है ना, एक क्वेश्चंस करने चाहिए थे, लेकिन आपके क्वेश्चंस ना होने की वजह से मुझे खुद से ही यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है, उनको याद करानी चीज़ें पड़ रही हैं। और बताइए इसके बारे में। तीसरा रिफ्लेक्टिव स्टेज, रिफ्लेक्टिव मॉडल वो किसने दिया था? तीनों बताइए जल्दी से। सर हंट। इनको याद रखिए अब जल्दी। उसमें क्वेश्चन पेपर में भी मैंने दे चुका हूँ, उसके क्वेश्चंस भी मैंने कब के शुरू में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस दिए थे वो भी मैं इसको बता चुका हूँ कि किसने दिया था, कौन था, इसके फिर मैं क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे मुझे। सर हमारा ये प्रॉब्लम है कि ना मॉर्निंग का पहले मतलब आपने पहले जो पढ़ा है वो हमारे पास ये नहीं है। मतलब क्लास भी अटेंड नहीं किया था क्योंकि हमारा लास्ट में हुआ था ये, और इवनिंग में ज्वाइन किया तो तो वो भी सर बीच में से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर, पहले का क्लास तो होते हैं ये इस बातें बोल भी सकते थे, पहले भी बोल सकते थे। क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हम लोग सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं ग्रुप में। ऐसी कोई भी चीज़ है कि जो ग्रुप में शेयर ना की हो, किससे बहिष्ठ बताओ। कोई भी ऐसा चीज़ है, क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन पढ़ा है तो क्वेश्चन भी हैं। एक भी पर ऐसी ऐसा चीज़ पता बताओ क्या। नहीं ज्वाइन होने से पहले क्या क्या पढ़ा है ये तो पता ही नहीं, नहीं है सर। एक इसलिए बार सर किसी मैंने से मैसेज भी किया कि अब तक क्या क्या पढ़ा है, किसी ने तो बता दो। कोई ने बताया, किसी ने बताया ही नहीं क्या क्या अब तक हो गया। सर मैंने सारी पीडीएफ और पीपीटी सेंड तो करी थी, एक बार मांगी थी किसी ने तो मैंने सेंड आप कर दी लोगों थी को जितनी भी थी। इन चीज़ों में, इस चीज़ की जो शिकायतें हैं ना, ये सब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं यहाँ पे इस चीज़ के लेवल की। ये तुम्हारी खुद की चीज़ों की, जो तुम्हारा खुद का जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, उसको भी फोकस करना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं। हम इस चीज़ के लिए कहते रहे ना कि हमारा नहीं हो पाया, ये हमने नहीं पढ़ा था, तो आपको पढ़ने के नहीं, जैसे यहाँ पे टीचर जो है, यहाँ पे स्कूल का एवेल्युएशन सिस्टम नहीं चल रहा है, यहाँ आपको कंपटीशन देना है। और कंपटीशन में ये आर्ग्यूमेंट, यही सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। देखो जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं। हेलो सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसमें।
हाँ बताइए नवी शुक्ला, क्या बताइए। सॉरी सर, एक्चुअली कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं स्क्रीन देख नहीं पाती हूँ, तो मुझे लगा आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है, मुझे दिख नहीं रही, इसलिए मैं पूछ रही थी। अब स्क्रीन शेयर किया है मैंने, भी नहीं कर रखा था इससे पहले। जैसे ये है डायनेमिक मीन्स ऑफ टीचिंग मीन्स अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी। तो ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं आपके पास में, मैंने इसको शेयर किया था। Which of the following method of the true evaluation the student possible? A teacher is the class should keep the pitch of his voice. बताओ कैसी वॉइस होनी चाहिए उसकी। Sir, sometime high and sometime low. नहीं, मॉडरेट। आवाज जो मतलब क्लास में जो होता है पिच जो होती है वो मॉडरेट रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत चीख रहा है शुरू शुरू में और शाम तक एनर्जी खत्म, है ना। तो ये सब चीजें जो होंगी मैं इसको आपको शेयर कर रहा हूँ, और पहले इनको पढ़िए क्वेश्चंस को, देन आई इतने सारे क्वेश्चंस मैंने सेंड किए हैं हमेशा, बार बार मैंने पीपीटीज में भी बना करके शेयर किए हैं और आते वक्त में भी। हमें सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं अब, इसलिए मुझे सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना है, और जहाँ जैसे भी हो जाता है ऐसे ही करना होगा। मैं सारी पीपीटी सेंड कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। ओके सर। इनको ज़्यादा देर का नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे आपको इनको पढ़ने में, अगर आप पढ़ना चाहें तो। और अगर बहाना करते रहेंगे तो फिर चाहे इसमें सालों रखा रहे आपके पास तो भी कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। तो सर ये स्टार्टिंग से लेके सारी मुझे पीडीएफ और पीपीटी है। हाँ, मैंने सिर्फ 9 क्लासेस इसमें पढ़ाए हैं, जो कि 9 क्लासेस में कंप्लीट हो गया है सारा कुछ। टीचिंग एप्टीट्यूड हमने इसको क्या किया है। पीडीएफ में ये ओपन नहीं होगा, इसके लिए कोई अलग ऐप चाहिए। मेरे फोन में बता रहा यू हैव नॉट। ये आप लोगों को देखना पड़ेगा, पीपीटीज में है ये, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इजीली खुल जाता है सब। बाकी लोगों को ओपन हो जाता है फोन में। हाँ हो गया सर। सर मेरे भी नहीं यस हो सर। यस सर हो गए।
चलो देख लेते हैं इसको, अगर पीडीएफ में उसमें है ये सारी चीज़ें, पावर पॉइंट में है तो हो जाता है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये डीएलएड के लिए भी सही रहेगा ना? सभी के लिए है ये डीएलएड भी। टीचिंग एप्टीट्यूड जो आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड है वो डीएलएड सभी के लिए आता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स में पढ़ा है हमने इसको, और ये सारी चीज़ें दिस इज़ ऑल अबाउट जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में। आज आज की जो क्लास है मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि देखो इस बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा। सर एक चीज़ और पूछ रही थी बोलिए। सर, 10 को पेपर है जामिया में, बट अभी उसका एडमिट कार्ड नहीं है। देखिए एडमिट कार्ड जो भी है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। लोडिंग हो रहा है। एडमिट कार्ड के बारे में नहीं बता सकता। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम सर है 1 वीक तो वो कैसे आता बता। है? 1-2 दिन पहले आ जा रहा है, वैसे 10 तारीख है, आज कितनी तारीख है, 4 तारीख है, 2 दिन पहले भी आ जाता है तो भी कोई परेशानी नहीं है। ओके सर, वही मैं पूछ रही थी। आज फिर हम कल की तरह क्वेश्चंस लेते हैं। कल भी हमने इसी तरह से किया था, आज भी यही करेंगे, अगली क्लासेस में भी यही करेंगे। हमारा काम सिर्फ ये है कि अब क्वेश्चंस पे मेन फोकस करना और फिर उनको रिवीजन करना बार बार, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं फिर हम उनको बारे में एक एक करके बताते चले जाएंगे, ठीक है। सर बोलिए। हेलो सर, आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है? प्रीवियस करके क्वेश्चन पेपर का लिंक आपके उस पर शेयर हुआ था, उसमें लिंक है वो। सर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर भी कर रहे हैं हम, पुराने पेपर के क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों को अभी जो हम रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिखाता हूँ मैं भी तुम्हें, देख लेता हूँ क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं मैं उससे टीचिंग एप्टीट्यूड को उनको भी हम रिलेट करेंगे। पहले इनमें से ही बता देते हैं। एक्चुअली ये जो है ना, ये उन्हीं को सेलेक्ट करके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन, उनको ओके सबको सर। इकट्ठा कर रखा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। जैसे कल तुमने पूछा था तो उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो पुराने पहले आ चुके हैं। कौन सी एनसीएफ ने किस पे फोकस किया, टीचर्स कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, या फिर कौन इसने सबसे ज्यादा फोकस किया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये सारी चीजें उसमें आई थी नहीं आई थी, तो कहाँ से था, वो सब पुराने क्वेश्चन पेपर से ही तो कॉपी कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ी कुछ है। क्वेश्चन पेपर जो है वो सब पुराने ही है। क्वेश्चन पेपर का एक फॉर्मेट नहीं है कि पेपर ही है पूरा, लेकिन इनको हमने कॉपी करके इनमें वर्ड फाइल में बना के रखा हुआ है। यस सर, पता बहुत सारे क्वेश्चन। अब 35 क्वेश्चंस आज हैं, 30 कल कितना पढ़ा था, 32-42 क्वेश्चंस कल थे। तो अगर मेरा फोकस है तकरीबन 300 to 400 क्वेश्चंस कम से कम कंप्लीट करना, ताकि आप लोगों को 400 में से अगर 10 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको 1%, लेकिन आप कम से कम इतनी मेहरबानी करिए कि आप पढ़ते रहिए उनको। क्वेश्चंस भी बना के खुद से कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो होती है वो परमानेंट होती है, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम रोट मेमोराइजेशन तो कर ही सकते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपो, इसको रैपोर्ट नहीं बोलते हैं, रैपो विद स्टूडेंट्स बाय। Sir, playing the role of a guide who desire to help them. रीजन दीजिए मुझे। कई बार टीचर ये भी तो कोशिश कर सकता है ना कि उसको नॉलेज अच्छी है तो वो टीचर अपने नॉलेज से इम्प्रेस करे स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा अच्छे सर, बहुत अच्छी नॉलेज है सर को, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट अथॉरिटी बन के भी कर सकता है। तो यही वाला क्यों है, प्ले अ रोल ऑफ गाइड हु डिजायर टू हेल्प देम। रीजन बताइए जल्दी से, इसमें रीजन, हर चीज के पीछे एक Sir, रीजन एक है। टीचर उसके डिजायर को
गाइड करता है उसके डिजायर को अचीव करने में, उसकी डिजायर, हेल्प हु करता है। डिजायर टू हेल्प देम, मतलब ये टीचर की डिजायर है, टीचर की इच्छा है कि बच्चों की हेल्प करे, ये बच्चों की डिजायर नहीं है। प्ले द रोल ऑफ गाइड हु डिजायर टू हेल्प देम, वो चाहता है कि बच्चों की हेल्प हो। तो देखो इसका आंसर यही वाला है, सही है ये बात। बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब उसको अथॉरिटेरियन हो जाए, मतलब वो सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करे। इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, बच्चों को अपनी नॉलेज के साथ वो इम्प्रेस करने की कोशिश करे। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स, तो ये तो अथॉरिटेरियन आ जाते हैं। बी और सी, तो बी और डी दो ऑप्शन जो है वो डिक्टेटरशिप में आ जाते हैं, जो कि स्टूडेंट से टीचर सेंटर्ड की तरफ होते हैं। लेकिन अब जो है स्टूडेंट सेंटर है, तो हम यहाँ पे इसको फोकस नहीं करेंगे। तो पहला वाला है कि वो टीचर जो है दूसरों पे, बच्चों के सामने उसकी इमेज अच्छी तब बनती है जब वो बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करता है और उनको गाइड भी करता है, और फिर जितनी उनकी जरूरत होती है उनके। लेकिन नॉलेज होना भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज में आ जाता है, सप्लीमेंट्री। ये जो हमने बता रहे हैं इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट विद नॉलेज, तो नॉलेज होना भी जरूरी चीज है। अब उसको सब्स्टिट्यूट पे नहीं रखा जा सकता कि वो बहुत अच्छा हर वक्त हेल्प करता रहता है, कभी किसी का नंबर बढ़वा दिया, कभी किसी का कुछ कर दिया, तो ये तरह की हेल्प भी नहीं होती है, इनको हेल्प नहीं बोलते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है वो फौरन उनके लिए हाजिर होता है, लेकिन नॉलेज उसको बहुत अच्छी खासी है, जब पढ़ाता है तो बहुत अच्छे से पढ़ाता भी है। तो ये सब जरूरी चीजें हैं, लेकिन प्लेइंग अ रोल ऑफ गाइड हु डिजायर टू हेल्प देम। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. क्वालिटी ऑफ टीचर कैन बी एक्सेस्ड, बच्चों जो टीचर की क्वालिटी है वो कैसे चेक की जा सकती है? रिजल्ट ऑफ इट्स एनुअल एग्जाम, आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा, पता ही है, इसका सी है by the attendance of student, by quality of interaction of the student in the class, by the silence in the class। अगर आपके एनुअल एग्जाम होते हैं और रिजल्ट बच्चों का बहुत अच्छा आता है, सारे बच्चे पास हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, साइंस के टीचर हैं, आप सोशल साइंस के टीचर हैं, आपके सब्जेक्ट में सारे बच्चों के 90 ओ उन्होंने अटेंड किया, या तो हो सकता है कि उन बच्चों की कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे रहे हो, फैमिली भी तो स्टेटस मैग्नेट करता है ना। हो सकता है कि उनकी सोशल साइंस स्टडीज वगैरह में, तो मतलब आपके हिसाब से द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी एक्सेस्ड। अगर आप फॉरेन आप क्लास में जाते हैं, आप एज ए प्रॉक्टर हैं स्कूल में, और आप एज ए एग्जामिनर हैं स्कूल में, जैसे मान लो बीएड और डीएलएड में जब आप लोग पढ़ाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक टीचर आती थी, उनको पीछे से ऑब्जर्व करके चली जाती थी। तो अगर आप भी ऑब्जर्वर हैं, तो आपको सबसे अच्छा किस वक्त लगेगा? So बच्चों के, interaction. अब स्टूडेंट एंड टीचर के बीच इंटरेक्शन होगा। Interaction. ऑब्वियसली। तो इसमें क्या होता है कि अटेंडेंस, स्टूडेंट की अटेंडेंस रोजाना पूरी रहती है, तो डर से भी हो सकती है, और प्रेशर से भी हो सकती है, और अच्छी क्लास से भी हो सकती है। बाय द साइलेंस ऑफ द क्लास, क्लास बिल्कुल साइलेंस है, तो मतलब डर से बैठी हुई है, या कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा। हर चीज के पीछे लॉजिक लगाइए, क्यों बैठी है खामोश क्लास? या तो उनके पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, या फिर उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, या टीचर ने डरा के रखा हुआ है। और एक इंटरेक्शन ऐसी चीज है जिसमें टीचर की क्वालिटी भी पता चलती है, टीचर की नॉलेज भी पता चलती है। क्योंकि अगर आप, मैं और हम लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, हम बातें करते हैं इससे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका सवाल कुछ भी हो सकता है और मुझे फौरन आंसर देना है उसका, ठीक है? तो एक नहीं दे पा रहा हूँ मैं, बार बार आपने पूछा सवाल, मैंने क्या स्किप कर दिया, मैंने फिर आपने कोई सवाल किया, मैंने फिर स्किप कर दिया, फिर इसकी तो बात में आप में कहेंगे सर को नहीं आता है, हम क्वेश्चन ही नहीं करते, पता तो है नहीं कोई भी सर। तो इससे क्या होता है कि ये स्किप करना क्वालिटी में नहीं आता है। अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो हम उसका रीजन बता सकते हैं, नहीं आता, मुझे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं उसको बता सकता हूँ। बट इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी एक्सेस द टीचर, क्वालिटी ऑफ टीचर। समझ में आए? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? तो 4 एस्पेक्ट दे रखे हैं। डी, लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे लीस्ट कौन सा जरूरी है? क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं दिख रहा है। मैं भी थोड़ा दिखा सा रहा हूँ, अभी इसको कर रहा हूँ।
which of the following is the least important aspect of the teacher's role in guidance of learning? The development of insight to overcome the pitfalls and obstacles. Pitfalls और obstacles मतलब परेशानियां जो होती हैं, हर चीज में आ रही है, दिक्कतें आती है. The development of insight into what constitutes an adequate performance, the provision of encouragement and moral support, the provision of continuous diagnostic and the remedial help. सर So डी. the provision of encouragement and moral support. देखो इसमें सी जो है, बी जो है, बी परफॉर्मेंस सबसे आखिर में आती है. हमें उस वक्त में सारी चीजें तीनों क्लास में लीस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब जो होता है, अगर हम इसमें करें ए डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स. ऑब्स्टेकल्स किस तरह के होते हैं? कई तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं बच्चों को. जैसे बी इसमें जो है, देखो 3-4 चीजें इकट्ठा हम उनको अगर पढ़ते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, एक उनके अंदर इस तरह की वो पैदा करना, क्या बोलते हैं इसको, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट. इंसाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताइए इंसाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंसाइट सर अंदर. इंसाइट का मतलब होता है सर उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग. डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरकम. डीप अंडरस्टैंडिंग का भी इसको एग्जैक्ट नहीं पता है. सर अंतर्दृष्टि. अंतर्दृष्टि बोलते हैं इसको ऐसे तो. इसका मतलब होता है कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग. अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेट एंड डीप मतलब बिल्कुल सही, सटीक और अच्छी जानकारी. तो ये तो बहुत टाइम के बाद इस इंसान के अंदर तजुर्बों से आती है. किसी भी इंसान के अंदर ऐसी तजुर्बा कि वो हर चीज को समझ के और सोच के उनके ऊपर काम करता है. दिस कम्स आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपीरियंस. इससे क्या होता है? दूसरे का मतलब क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट कंस्टिट्यूट एडिक्वेट परफॉर्मेंस. तो बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, इस चीज की उनको अंदर एक्यूरेट और उसकी होनी चाहिए. द प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मॉरल सपोर्ट, उनको एनकरेज करना और मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड कराना. द प्रोविजन ऑफ कॉन्टिन्यूस डायग्नोस्टिक एंड द रेमेडियल हेल्प, बच्चों के लगातार टेस्ट लेते जाना और उनको मॉरल रेमेडियल हेल्प प्रोवाइड कराना. ये बताइए, which of the following should not be main role of teacher at a higher education level? Which of the following should not be the main role of a teacher at higher education level? सर डी. सर ए. सर डी. एक मिनट, कौन सी वाली के नीचे? इधर को आके ले लो ना, इधर से आके ले लो. बंद है कैमरा में. Which of the following should not be the main role of teacher? Provide information to the students. देखो इस लेवल पे आने के बाद में स्टूडेंट को वो नॉलेज नहीं दी जाती, ट्रांसफर नहीं की जाती, जबकि बल्कि इंफॉर्मेशन दी जाती है. प्रमोट सेल्फ लर्निंग, बल्कि बच्चे जो है वो खुद से सीखें, सेल्फ लर्निंग डेवलप हो. तीसरा है अनकरेज हेल्थी कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट. हेल्दी और अनहेल्दी का मतलब क्या होता है? आपस में लड़ना बैठे. ऐसा मत कर देना कि देखो ये चोरी छुपके चोरी से मतलब नहीं होना चाहिए.
इसको शकील, ऐसा ना होना चाहिए कि मतलब हम दोनों को बीच में बांट दें। हमने सारे लोगों को बराबर सपोर्ट करना है। टीचर की जिम्मेदारी है वो बराबर सपोर्ट करे सारे टीचर्स को और इंकरेज करे। कोई भी फर्स्ट आए, कोई भी सेकंड आए, कोई भी फेल हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन सबको बराबर मोटिवेशन। अगर किसी को पर्सनल हेल्प चाहिए, उसमें जो पर्सनल हेल्प द स्टूडेंट टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम, तो उनकी हेल्प करते रहना काम नहीं होता। रोल टीचर का नहीं है कि सारे बच्चों को अलग अलग पर्सनल रोल्स में। अब इस लेवल पे आके बहुत सारे मेथड बदल जाते हैं। यहाँ पे हम अपने कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं जो कि प्राइमरी लेवल पे नहीं कर सकते, जैसे लेक्चर मेथड। हम लेक्चर से पढ़ा रहे हैं, हमारी 500 बच्चों की क्लास है, हम 300 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स हैं, IAS की तो कोचिंग होती है, तो उसमें एक साथ 500 600 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट पर्सनल प्रॉब्लम्स को कोई टीचर नहीं पूछेगा आपकी कहाँ से कैसे हो। आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सर यहाँ पे हायर Yes, sir. एजुकेशन लेवल मतलब कौन सी क्लास है समझो? क्लास हायर क्योंकि एजुकेशन मतलब 12th क्लास के बाद स्टार्ट होती है। ओके सर। हायर एजुकेशन मतलब 12th क्लास। इनको कैसे अरेंज करेंगे? ये तो बार बार आता रहा है ना। देखो, एक अरेंज होता है। अगर आप एक टीचर हैं तो आप पढ़ाने से जाने से पहले सबसे पहले क्या क्या सीखेंगे? आपको ये चीजें आनी चाहिए। कैसे उनको अरेंज करेंगे? BCAD। BCAD। देखो, सर सबसे सी। पहले मतलब आंसर में अभी नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे करते हैं। आंसर यहाँ से बता सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग। बी। देखो, Yes, sir. सबसे पहले जो एज ए B. टीचर आपको सबसे पहले प्लान करना है। जो वॉट एवर यू आर गोइंग टू टीच, यू मस्ट प्लान एंड देन प्रिपेयर फॉर द लेसन प्लान। वॉट एवर यू आर प्लानिंग, तो उसको बोलते हैं लेसन प्लानिंग। वॉट एवर यू आर प्लानिंग टू टीच इन द क्लासरूम, दैट मीन्स you have to prepare a lesson plan, and then after preparation, उसको बनाने के बाद में you need to present the material to the students। फिर हमें उसको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट के बाद में उसको होता है एनालिसिस एंड वर्क डन। हम उसको एनालाइज करते हैं कितना कामयाब हुए, कितना नाकाम हुए। अगर हम कामयाब हुए हैं अच्छा, तो उसको साइक्लिक कर सकते हैं, बनाते जाते हैं। कई बार, हर बार क्यों, चूंकि परफेक्शन कभी नहीं आता, तो फिर हम ये करते हैं कि उसको मॉडिफाई करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं, फिर दोबारा से उसी को ऐसे ही पढ़ाते हैं, दूसरी चीज़ में आगे चलते जाते हैं। तो ये चलता जाता है। सेकेंड, पहले करेंगे प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, एनालिसिस ऑफ द वर्क डन। इनमें छोटे छोटे वर्ड्स में भी आ जाता है प्लान, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट। मॉडिफिकेशन की जगह पे इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट भी आ जाता है। मॉडिफिकेशन से पहले मॉडिफिकेशन को हटा सकते, इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। क्योंकि आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें। सर अगर मतलब इसमें डायरेक्शन ऑफ द वर्क होता फिर पहले क्या होता? डायरेक्शन ऑफ द वर्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको टीचर आपको टीचर है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। स्टूडेंट नहीं है आप, टीचर के लिए पूछा जाता है यहाँ पे। आप स्टूडेंट को डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना, आपको उनको बताना पड़ेगा, आपको असिस्ट करना पड़ेगा। आपको प्रिंसिपल आपको पढ़ाने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। दिस इज अप टू यू, हाउ यू विल टीच। ये हम आइडियल सिचुएशंस पढ़ते हैं ना, कि हम प्रेजेंट अपनी सिचुएशंस पढ़ते हैं। हम आइडियल सिचुएशन में, टीचर का काम, कोई भी टीचर, कोई भी प्रिंसिपल आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको क्या पढ़ाना है। आपको जो पढ़ाना है वो पढ़ाइए। प्लान करिए, प्रिपेयर करिए, प्रेजेंट करिए, एनालाइज करिए, मॉडिफाइड करिए, इम्प्रूवमेंट करिए, देन प्लान करिए। ये दिस इज अ साइकिल। अभी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। इसमें बिल्कुल समझ के चलते रहना। इनके क्वेश्चंस को समझेंगे ना आप लोग, बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, इनमें कोई, आप अपने आप को सिर्फ एक वक्त इसको सोचिए कि हम टीचर हैं, तब क्या हो रहा है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं।
Effective teaching means all of the following: a teacher with enthusiasm, enthusiasm का मतलब full of energies, वो हर वक्त ये चाहता है कि बच्चों को एकदम से पढ़ा दे, बहुत सारी नॉलेज है. A teacher with find fault his students, a teacher puts the emphasis more on teaching than on class control. और तीसरा है इसमें अ टीचर पुट एम्फेसिस, वो ज़्यादा तवज्जो इस बात पे देता है कि क्लास कंट्रोल में रहनी चाहिए चाहे कुछ ना पढ़ाया जाए. अ टीचर इज इंटरेस्टिंग इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन इन कंप्लीटिंग द कोर्स. Sir D. Sir B. डी. सर डी. डी नहीं, देखो इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनके अलावा सारी चीज़ें इफेक्टिव टीचिंग बनाने में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं. वैसे डी इसमें फाइन है, लेकिन सी में भी थोड़ी सी इसमें कमी है. अ टीचर पुट एम्फेसिस ऑन मोर टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल. तो क्लास कंट्रोल करना टीचर की इफेक्टिवनेस में काम नहीं आता है. कई बार क्वेश्चंस में गलती हो जाती है, तो मैं भी इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ कि अब आपको बता रहा हूँ कि क्लासरूम में ज़्यादा एम्फेसिस, ऑब्वियसली अगर हम ये कहें कि क्लासरूम बहुत अच्छा क्लासरूम चल रही है, तो देखो इंटरेक्शन भी होना चाहिए. कंट्रोल तो ऑब्वियसली क्लास रहेगी, आपका मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा है, आप पढ़ाई इंटरेस्टिंग रही रहे हैं, तो क्लास तो ऑब्वियसली कंट्रोल रही चली आएगी. देखो ऑब्वियसली टीचर्स की इज्जत और टीचर्स का सेल्फ रिस्पेक्ट सब चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन टीचर्स को एक अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रेपो बनानी होती है, वो स्टूडेंट की नज़रों में, वो स्टूडेंट के सामने इस वजह से नहीं बनती कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं. कुछ बच्चे उनकी इज्जत कर लेते हैं खुद ब खुद से, जिनको जैसे पसंद आता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है. हो सकता है बच्चों को कुछ चीज़ें पसंद आती हों, लेकिन आपकी हर चीज़ पसंद नहीं आएगी. हो सकता है कि आप पढ़ाने, लेकिन हर बच्चे को आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, और आप बच्चों की हेल्प करने के लिए एकदम से तैयार रहते हो, तो आप मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम स्टूडेंट 95% से ज़्यादा स्टूडेंट आपको प्रेफर करेंगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, हेल्प भी करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर के बच्चों को कंट्रोल भी कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम इसमें, डाउट? सर इसमें मेरे ख्याल से सी होना चाहिए आंसर. दोनों है, सी भी है, इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा. देखो कई बार मैंने बोला ना कि उसमें गलती ये है, अब ए और बी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन बी भी उसमें इम्फेसिस मोर देन क्लासरूम पे इम्फेसिस नहीं होना चाहिए इफेक्टिवनेस में. पॉइंट्स बदल सकते हैं, ये कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं जो मतलब कहीं से अलग से लिए गए हैं, तो थोड़ी फॉल्ट हो जाती है. If some student fail in examination, it is the Sir, fault of students themselves. It cannot be generalized. जनरलाइज, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता. स्टूडेंट की गलती नहीं होती. अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आप तो सीधा ठीक है फोड़ सकते हैं ना कि सर ने पढ़ाया नहीं था, टीचर्स ने स्कूल में तो कोचिंग में तो सर ने पढ़ाया नहीं था, ये क्वेश्चन तो सर ने इसका तो ध्यान ही नहीं दिया था, हमारे इसी वजह से नहीं हो पाया. आपको पूरा 4 महीने से सर 5 महीने से लेकिन लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसका आंसर स्टूडेंट देमसेल्व्स था. गलत है ना. आंसर हो सकता है बाद में आपने आंसर की चेक की हो सकता है गलत हो आंसर की. जनरलाइज नहीं कर सकते. हो सकता है कि स्टूडेंट देमसेल्व्स हो सकते हैं कि उसने ना पढ़ा हो, लेकिन हो सकता है टीचर की भी फॉल्ट हो सकती है, और इट कैन नॉट बी जनरलाइज. उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. उसके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके टीचर्स का बिहेवियर, उसका मतलब उनके अंदर एक फोबिया डेवलप करना. दिल्ली स्कूल्स आज भी वही हैं, 5 साल पहले भी वही थे, 10 साल पहले भी वही थे. अब दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट, अब पैसा ऐसा तो नहीं कि ब्राइब देने लगे हैं या पेरेंट्स का स्टेटस बदल गया है. तो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्फ्लुएंस करता है, टीचर्स का पढ़ाना भी इन्फ्लुएंस करता है, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है, फैमिली स्टेटस भी इन्फ्लुएंस करता है. तो सारी चीज़ें करती है, किस किस को छोड़ेंगे आप. फैमिली जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा है कि बहुत सारे घर में दादा पढ़े हुए थे, बहुत अच्छा पढ़े हुए थे,
और उसके बाद दादी और फिर फादर, और फादर भी गवर्नमेंट आईएएस सर्विस सिविल सर्विसेज में है, दादा भी सिविल सर्विसेज में थे। तो ये दिस इज अ इंटरनल मोटिवेशन होता है, उसको मोटिवेशन होता है ना। अब उस बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई बेटा पढ़ लो, देखो पढ़ाई के बहुत फायदे हैं। तो वो उसकी फॉल्ट, अगर वो भी वहाँ पे भी वो फेल हो जाता है तो हो सकता है उसकी फैमिली की कोई दिक्कत हो। तो हर चीज के पीछे एक जनरलाइज होता है, स्टूडेंट अकेले उसका जिम्मेदार नहीं है। अगर हम सारे बच्चे द सम स्टूडेंट्स, इफ सम स्टूडेंट फेल्स, तो कुछ बच्चे फेल होते हैं, तब क्या है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट फेल होते हैं, एक दो स्टूडेंट, इफ सम स्टूडेंट फेल्स इन द एग्जामिनेशन, इफ द इट इज द फॉल्ट ऑफ, ठीक है। अगर एक या दो स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट की हो सकती है, उसमें रीजन उनके पीछे के भी रीजन जानने पड़ेंगे। ऐसा हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते उसमें भी कि स्टूडेंट की दिक्कत रही। सिर्फ 100 स्टूडेंट थे, एक बच्चा फेल हुआ और सारे बच्चे पास हो गए, तो भी स्टूडेंट की, हम उसको भी, इसमें भी स्टूडेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुमने पढ़ा नहीं होगा, उसके पीछे भी रीजन जानने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम प्रिंसिपल और टीचर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि 99% है यहाँ स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, और उसको भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो अगर ऑप्शन में जब जनरलाइज नहीं दे रखा होगा तो स्टूडेंट की दिक्कत आती है यहाँ पे, स्टूडेंट की वजह से हुआ है। लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते तो मतलब उसकी फैमिली की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। कभी बच्चे एग्जाम के बीच में भी मतलब तबीयत खराब हो जाता है, तभी नहीं दे कुछ भी हो पाते। सकता है। तो ये सारी चीज़ों को स्टूडेंट की फॉल्ट नहीं कहा जाता ना, ये स्टूडेंट की फॉल्ट थोड़ी है। अगर वो बीमार हो गया तो बीमार होना फॉल्ट थोड़ी होती है, या उसके घर में कोई इशू हो गया, उसकी फैमिली में कोई इशू हो गया, या उसके कोई ट्रेजिडी हो जाती है, फैमिली में डेथ हो जाती है, हाँ, और या फिर कोई उसी को वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, या फैमिली में सेपरेशन हो जाता है माँ बाप के बीच में, या बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, आपस में फैमिली में लड़ाई हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्टूडेंट की फॉल्ट क्या है इसमें? स्टूडेंट की फॉल्ट तो सिर्फ यहाँ पे है ना कि उसने पढ़ा नहीं था। A teacher who is not able to draw the attention of his student should be, सर एक एक his teaching method is improved. तो जब बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, तो अटेंशन नहीं कर पा रहा है, तो रिजाइन नहीं देना चाहिए उसको। जब पढ़ाने नहीं आ रहा तो उसको डिजाइन नहीं दे सकते, सर ने कहा था कि डिजाइन किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं। और फिर बच्चों की भी तो कह सकता है कि पढ़ना ही नहीं चाहते, बच्चे ही बेकार हैं, सारी चीजें इसमें भी कह सकता है। आंसर ए सर होगा उसके ना। लिए टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें सारी चीजों का एक ही कंक्लूजन निकलता है कि मे बी ही और शी हैज टू चेंज हिज टीचिंग मेथड्स, और उन मेथड को बदलने के बाद एंड डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अमंग द टुवर्ड्स द सब्जेक्ट हु और विच ही और शी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। वो जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट का a primary task of a teacher is to teach the prescribed curriculum, to stimulate the guide students learning, to provide diagnostic and remedial whenever desired, to promote habits of the conformity to adult demands and the expectations. सर प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम। प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम जो होता है ये तो पढ़ाने का काम ही होता है, उसका प्राइमरी टास्क नहीं होता। सर टू स्टिम्युलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स बी लर्निंग। होगा, सेकंड आंसर होगा। बी, द प्राइमरी टास्क जो होता है तो इट इज द प्रेस्क्राइब, ये तो पढ़ाना ही है उसने। टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, उसको देखना और उनको स्टूडेंट को लर्निंग करने के लिए उनको गाइड करना। टू प्रोवाइड गाइड डायग्नोस्टिक रिमेडियल व्हेन नीड, तो प्राइमरी पे तो नहीं आएगा, ये तो बाद में आएगा, तीसरा तो बाद में आता है। टू प्रमोट हैबिट्स ऑफ कंफर्मिटी एंड एडल्ट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस, ये प्राइमरी पे काम नहीं करता, तो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर।
Which of the following teachers' behavior suggests the dimensions of unsuccessful teacher behavior? A teacher who is always motivating student, business-like and friendly approach, aloof and focused on the routine task, understanding and sympathetic. B. इसमें बी को ही क्यों सेलेक्ट किया आपने? सर बिजनेस लाइक नहीं होना चाहिए कभी भी एजुकेशन, बट ये तो हाँ, हो रहा है। लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है। टीचर्स का देखो एक चीज होती है, दीज आर नंबर ऑफ नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे जैसे डिमांड्स और सोसाइटी की नीड्स बढ़ती जा रही है, हर चीज की जरूरत है। दिस वाज द फर्स्ट इन द इनिशियल कंडीशंस, द टीचिंग वाज कंसीडर्ड एज द सोशल वर्क। लेकिन हाउ ही और शी विल फीड देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेगा, हाउ ही और शी विल अर्न हिज ब्रेड्स, वो अपनी रोटियां कैसे कमाएगा। तो दिस इज अ वे ऑफ टीचिंग जिसकी वजह से, बट नाउ इट इज आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जैसे जब से इसको प्राइवेटाइजेशन किया गया इसका, दिस बिकम लाइक अ बिजनेस। इन एवरी टाइम इन एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू मेक मनी। तो इसमें यही सबसे ज्यादा गलत चीज है और यही सबसे ज्यादा अप्रोच इसको फल फूल रहा है। बिजनेस लाइक जैसे मतलब जब तक पैसा नहीं है तो स्कूल से नाम हटा देंगे, 10वीं क्लास में टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फैमिली का भी प्रेशर का भी, हर चीज़ को कि जितना ज़्यादा महंगा उतनी अच्छी क्वालिटी समझी जाती है। हमारा बच्चा उसमें पढ़ता है, बहुत महंगा स्कूल है। सब लोग ये नहीं बताएंगे कि टीचर कैसे हैं वहाँ के, कभी कभी किसी टीचर को नहीं देखते, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है कोई किसी को नहीं देखता। बहुत महंगा है, इतनी फीस जाती है, आपको पता है सर, इतनी ज़्यादा महंगी होता है। तो आप लोग खुद भी देखते होंगे कि इतने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग, बट है क्या चीज़ किसी को नहीं पता। दे आर मेकिंग द स्टूडेंट्स लाइक, दे आर ट्रीटिंग द स्टूडेंट लाइक देयर क्लाइंट्स, नॉट लाइक द स्टूडेंट्स। वो बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनको एज अ मनी मेकिंग प्रोसेस होता है ना, पैसा कमाने का जरिया समझ के रखा हुआ है, जो कि सबसे गलत चीज़ होती है। उनको पढ़ाने से ज़्यादा उनकी चीज़ों पर, अलग से बाहर की चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। A teacher should provide an overview of the topic be taught in the class. जो उसको पढ़ा रहा है उसका ओवरव्यू भी दे। Should have good communication skills. Should command over his subject. All of the above. Sir, Sir, all D. of the above. Sir, D, all of the above. इसको बंद कर देना। All of the above. उसको तीनों चीज़ें होनी चाहिए, वो पहले टॉपिक का ओवरव्यू भी दे, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और कमांड भी होनी चाहिए उसके अपने सब्जेक्ट के ऊपर। Which of the following is desired from a new teacher as his professional responsibility is changing the course of the curriculum? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। पॉलिसी चेंज और कैरिकुलम चेंज तो दो तीन तरह से चेंजेस होते हैं, इसको ग्रास रूट मेथड बोलते हैं, जहां इसमें चेंजेस आते हैं। दूसरा है कॉपरेट विद द फेलो टीचर्स डिस्पाइट द डिफरेंस, फेलो द प्रोसीजर ऑफ द इंस्टीट्यूट, न्यू टीचर्स होते हैं, और नन ऑफ द अबव। तो देखो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस के ऊपर जैसे हमने बात कही है, which of the following is desirable from the new teacher, जो हर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंजेस वो आते ही अपने स्कूल में, नए स्कूल में आता है और आते ही चेंज तो नहीं कर सकते किसी कैरिकुलम को। कॉपरेट विद फेलो टीचर्स डिस्पाइट द, जितने भी टीचर्स हैं उसके साथ में जो टीचर्स हैं उनके साथ कॉपरेट करें। डिस्पाइट डिफरेंस, डिफरेंस किस तरह का होगा उनके बीच में, एक्सपीरियंस का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि पुराने वाले हैं वो अपने आप को सीनियर हजरात समझते हैं, जो नए वाले हैं वो अपने आप को भी बिल्कुल नया नया समझते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कॉपरेट करें और फिर पता चलता है उसको सारी चीज़ों के बारे में, स्कूल्स के बारे में, फिर स्कूल की पॉलिटिक्स होती है।
The greatest importance cause of failure in beginning for a teacher line area of. The greatest importance cause of failure in beginning for a teacher lie in the area of. Sir, option D. D या B? Sir, D. tight handling of the student. नहीं. सर डी. Sir, B, नहीं. C, ऐसा तो कुछ ना हो थोड़ी. सर ए. देखो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर वो अपने स्कूल में टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाता है, मतलब उनसे उनके बातचीत अच्छी नहीं हो पाती स्टार्टिंग में, शुरू में, तो कोई मसला नहीं है. हो सकता है कि वो उनकी ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि कुछ तो लोगों को दूसरे पे ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगता है. जैसे आप लोग क्लास में जाते हैं, नया नया एडमिशन होता है, तो कुछ लोग, आप उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जो आपके साथ में एडमिशन हुआ है. मतलब आपके साथ एक इंसान का बिल्कुल आप किसी को नहीं जानते थे, या आप लोग किसी को बिल्कुल नहीं जानती हैं, और उसका एडमिशन का सारा प्रोसीजर उसने आपके साथ किया, तो क्लास में आते ही सबसे पहले इंटरेक्शन किससे होगा? आपका उसी से होगा, क्योंकि आपके लिए वो सबसे ज़्यादा नोन है पूरी क्लास में. जैसे आप किसी दूर जगह जाते हैं, जैसे आप जामिया में जाएंगे तो मतलब पूरी आधी से ज़्यादा क्लास तो आपकी आधी नहीं तो 1/3 या 2/3 क्लास तो ऐसी क्लास होगी जो कि आप जिसको जानते होंगे, दिल्ली के कहीं ना कहीं के मिल ही जाएंगे. लेकिन आप जैसे दूर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से दिल्ली से छोड़ करके जाते हैं, चेन्नई वगैरह जाते हैं, तो आप उसके साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट वो होंगे, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके उसके साथ सबसे अच्छे बनेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उसको कम से कम एक दिन पहले जान लिया, आपके साथ उसने काम किया, उसके साथ आपने पूरा काम, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सारी कंप्लीट की. दूसरा होता है इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल तो इसमें खैर मीन्स बात नहीं होता. इंट्रापर्सनल दैट इज विद इन इटसेल्फ, अपने आप में होता है. एक होता है वर्बल एबिलिटी, उसको कितनी अच्छी नॉलेज है, उसकी वर्ब वगैरह जितनी भी एबिलिटी है, इनको वर्बल, आपने देखा होगा वर्बल नॉलेज जो होती है अलग से उसको होता है. और एक होता है नॉलेज ऑफ द टीचर, और एक है टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट. अब बताइए इसमें कौन सा है? सर नॉलेज ऑफ द टीचर. सर नॉलेज C ऑफ है. द टीचर इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो अगर उसको नॉलेज नहीं है तो पूरे स्कूल में, पूरे टीचर्स में, सब में ही हो जाता है इसको आता तो कुछ है ही नहीं, है ना. अब जब कुछ नहीं आता, हो गया एक बार, तो वो कितना भी कोशिश कर ले, सर को तो कुछ नहीं आता, अब वो बहुत कोशिश करता है तब भी तो उसकी एक रेपो नहीं बन पाती क्लास में, स्कूल के बीच में, दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरी क्लास स्कूल में फेमस हो चुका है कि अब वो कोशिश कर रहा है इम्प्रूव करने की, लेकिन जब तक उसको नॉलेज आएगी तब तक वो समझेगा, तब तक वो बदनाम हो चुका होता है, मतलब उसकी फेलियर हो चुकी, वो पूरे उसमें फेमस हो चुका है कि सर को कुछ नहीं आता. Mirambika. The school based on idea free progress education was advocated by. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. मिराम्बिका. सर विवेकानंद. नहीं. औरोबिंदो. औरोबिंदो. सर के गांधी. हाँ, औरोबिंदो, इसके बारे में सर्च करना एक बार यूट्यूब पे, उस पर देखना, गूगल में सर्च करना. ही इज अ फिलोसोफर एंड ही, मिराम्बिका इज द स्कूल, उनका एक स्कूल है इस तरह का. द स्कूल बेस्ड ऑन आइडिया फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वाज एडवोकेटेड. बिल्कुल फ्री एडवोकेटेड, मतलब आइडिया फ्री प्रोग्रेस, बच्चों को आज़ादी के साथ सीखने दीजिए. महात्मा गांधी का है बेसिक एजुकेशन और क्राफ्ट एजुकेशन. जॉन डिवे का है प्रैग्मेटिज्म. विवेकानंद का है इनका है नेचुरलिज्म भी नहीं है, मतलब आइडियलिज्म है इनका. आइडियलिज्म मतलब धार्मिक की तरफ, जब खुदा की तरफ, मतलब इनका फोकस जो है वो है भगवान की तरफ, जो भी मतलब जिस भी खुदा को मानते हैं, जिस खुदा, मतलब खुदा का तो एक ही है,
आप उसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी खुदा को मान लें, आप जैसे भी, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, तो इनका मतलब ये था कि किसी भी चीज़ को रिलेट करना है तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो ही इज़ अ फिलोसफर, ही फॉलो द आइडियलिज्म। तो इन्होंने धार्मिक शिक्षा को ज़्यादा अप्रोच किया। सर आदर्शवाद। आदर्शवाद, आइडियलिज्म का मतलब हिंदी में आदर्शवाद ही होगा। जॉन डीवे प्रैग्मेटिज्म, इन्होंने प्रैक्टिकल को ज़्यादा फोकस किया। महात्मा गांधी नेचुरलिज्म भी है, प्रैग्मेटिज्म भी है। औरोबिंदो को जो है वो फ्री एंड प्रोग्रेस एजुकेशन, इन्होंने भी नेचुरलिज्म को फॉलो किया है। तो और हम सर इसको बता, सर विवेकानंद। विवेकानंद को आइडियलिज्म बताया, तो इन्होंने फोकस किया है। अब आप स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इनका फोकस, इन्होंने हिंदुत्व के बारे में, क्योंकि इनका जो मजहब था वो हिंदू है, तो हिंदुत्व के बारे में इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। मतलब क्लोथिंग, फ्रॉम क्लोथिंग टू थिंकिंग, हर चीज़ के बारे में पूरा बताया। ऐसा नहीं कि उन्होंने, अब तो अब आप अगर मुसलमान है तो आप मुसलमान के बारे में, उसके बारे में। तो इनका जो है आइडियलिज्म, आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद। आदर्शवाद का मतलब हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको सिर्फ ये होता है कि हम खुदा के बारे में, जो खुदा ने बनाया, तो जैसे अल्लामा इकबाल के बारे में अगर पढ़ें तो वो भी आइडियलिस्टिक थे, उन्होंने भी खुदा के बारे में, उनके जो कुछ वो हैं शुरुआ जवाबी शुरुआ, इस तरह की हम चीज़ें बता सकते हैं। यस, आप जिस भी रिलीजियस में अपने आदर्श मानते हैं आप उनके बारे में हाँ, कुछ। रिलीजियस को हम मानते हैं सारी चीज़ें को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ सक्सेस फॉर अ टीचर इज द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग करियर इज verbal fluency and organization ability, positive attitude and outlook towards life, personality and the ability to adjust to classroom, competence and professional ethics. So positive attitude and outlook towards life. ये तो पूरे लाइफ के लिए होता है, पॉजिटिव एंड आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ। क्लासरूम के साथ में होना चाहिए ना कुछ। अगर वो शुरू में ही प्लस में आप लोग जाते हैं तो आपकी क्लास, आप कितना भी पॉजिटिव रहिए, आप कितना भी ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अगर आपको पढ़ाने नहीं आ रहा तो क्लास में क्या क्या होगा आपका? बच्चों के सामने 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले स्टार्टिंग में बच्चे सोचेंगे सर नए हैं, आज इंट्रोडक्शन हो जाने दीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद आपने निकल गए, आपने बात करने निकला है, अगले दिन फिर बात करने चले गए, फिर बैठ के आ गए, फिर तीसरे दिन फिर बात करते, तो सर पढ़ाइए भी तो, क्या कर रहा है, आप बैठे हुए हैं। तो ये जो होता है, तो पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी सर टू सी। एडजस्ट टू क्लास, तो इसमें जो होता है सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसमें जो होता है कि हमारी ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि हमें बच्चों के हर तरह के स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। और क्लासरूम का जो डाइवर्स क्लासरूम होता है, हमने कहा डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्स मीन्स दे आर द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ देयर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हमारा जो सोसाइटी है वो, उसमें किसी भी स्टूडेंट, किसी भी सोसाइटी का स्टूडेंट बच्चा एडमिशन ले सकता है। अब लेकिन कुछ जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें एक लीड क्लास होता है कि मतलब फीस इतनी ज़्यादा है कि उसमें कोई गरीब बच्चा तो जा नहीं सकता। तो वहाँ के बच्चों के गेम्स भी इसी तरह के होते हैं, उनके खाने के जो उनके प्रोग्राम्स भी इसी तरह के होंगे। लेकिन दोज हु बिलोंग्स टू द पुअर बैकग्राउंड, मतलब वो बहुत एलीट क्लास नहीं है, पुअर फैमिली से है, देन देयर इज अ डिफरेंस। तो हम एक आइडियल सिचुएशन को लेकर के चलते हैं हमेशा, फिर से वही बात कर रहा हूँ मैं। तो देयर इज अ नो स्टूडेंट लैकिंग बिहाइंड, मतलब कोई बच्चा नहीं छूटना चाहिए, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है अपनी क्लास में। फिर क्लियर? वर्बल फ्लुएंसी और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, मतलब उसको बातें करना आना चाहिए बहुत अच्छे से उन चीज़ों को, और बहुत अच्छी फ्लुएंसी होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब होता है उसका कि उसका वो हमेशा किसी चीज़ को लेकर के पॉजिटिव रहता है, और आउटलुक टूवर्ड लाइफ, और वो अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और उसको बहुत अच्छा कॉम्पिटेंसीज है, प्रोफेशनल एथिक्स अच्छे से आते हैं। कोई काम नहीं करते अगर उसको एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कोई प्रोफेशनल एथिक्स और कॉम्पिटेंसीज काम नहीं करती। कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है अपने कामों में निपुणता, निपुणता मतलब महारत होना, मतलब महारत होना किसी चीज़ के बीच में करने की, में उसको बहुत अच्छे से आता है। फॉर अ टीचर इन a higher education institution, which of the following is the best option to do in the leisure time? सर लीजर टाइम मतलब खाली वक्त में। सर बी। उससे क्या फायदा होगा उसको?
Oh, sir, sorry. Doing research. Sir, doing research. ये क्वेश्चन देखो आ चुका है, पहले भी आ चुका है, एग्जाम में भी आ चुका है, और हम इसको पहले भी करा बता चुके हैं ना। अब देखो जब रिसर्च करेगा तो उसको मैगजीन भी पढ़नी पड़ सकती है ना। Yes. तो मैगजीन भी पढ़ेगा, लाइब्रेरी भी जाएगा, तो रिसर्च के लिए तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अगर हम मैगजीन ही पढ़ने के लिए बैठ जाए तो काम थोड़ी करेगा कुछ, तो वो कुछ भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? बाकी लोग बताइए, कोई हेल्प कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताते तो रहिए कम से कम कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। इसके बारे में चारों टॉपिक के बारे में पूछते रहिए। If a parent approach to the teacher to do some favor to his or her ward in the examination, the teacher should क्या करना चाहिए टीचर को? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। If a teacher पेरेंट्स, किसी बच्चे के माँ बाप जो है टीचर के पास आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टीचर और आपके पास आते हैं कि सर थोड़ी एग्जाम में हेल्प कर दीजिएगा, बच्चा थोड़ा कमजोर है, पढ़ने में कर नहीं पाए तैयारी, एग्जाम में थोड़ी हेल्प करा दीजिएगा, पास हो जाएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी, तो आपको क्या करना चाहिए? Refuse politely. Sir, C. Refuse politely. मना कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है कि उसको ये कहना चाहिए कि भाई हमारे बस का तो नहीं है ये काम, और हम इसको नहीं करवा पाएंगे। आस्क हिम रूडली टू गो अवे, ये भी नहीं कहना चाहिए चले जाए यहाँ से। बड़े सख्त अल्फाज में ये ना कहे कि यहाँ से जाने के लिए। अगर सख्त अल्फाज में अगर जाने के लिए कहा जाएगा तो कैसे कहा जाएगा? आस्क हिम रूडली टू गो अवे। वे क्या है? Ask him not to talk in those terms. आस्क हिम रूडली टू गो अवे मतलब सख्त अल्फाजों में जाने के लिए कहना। सख्त अल्फाजों में किसी से हम दो तरह से कह सकते हैं, प्लीज आप चले जाइए, ये बहुत पोलाइटली हमने बोला। एक होता है बहुत सख्त अल्फाजों में उसको मना करके उसको कमरे से बाहर मतलब बाहर भेजना, तो उसको चले जाइए यहाँ से, दफा हो जाइए, या जो भी वर्ड ओवर द वर्ड यू आर यूजिंग, तो दीज आर द वे ऑफ टॉकिंग। तो वी हियर रिफ्यूज दैम पोलाइटली एंड फर्मली कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, हम ये काम नहीं करते हैं, जैसे भी हम इसको बता सकते हैं। The experienced teacher do not require the detailed lesson plan for a topic because बताइए जल्दी से। जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनको लेसन प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती डिटेल में, जबकि जो नए होते हैं उनको बनाना पड़ता है। सर डी। सर डी। जैसे D. देखो, they can teach more effectively without it help. There are just a few curious students in the class. The teacher is not like to face any challenge from students if they are wrong. They can equip themselves with brief outline as they gain specialization through experience. So they can teach more effectively without. वो पढ़ा तो सकते हैं लेकिन उनको without effectively without it help. लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट वे कौन सा है? दे कैन इक्विप देमसेल्फ विद ब्रीफ आउटलाइन। सिर्फ वो आउटलाइन लिखते हैं एज दे गेन स्पेशलाइजेशन, और उनको स्पेशलाइजेशन हो चुका होता है इस सब्जेक्ट में थ्रू, तजुर्बा हो चुका होता है, एक्सपीरियंस के थ्रू इनको स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं। सर एक बार ऑप्शन दिखाइएगा फिर से। Experienced teachers सर हो गया। the ideal teacher. सर इट्स अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। Hmm.
और अगर सिलेबस पूरा करता है तो अच्छा नहीं है वो। देखो टीचर का काम जब टीचर होता है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको सिलेक्ट, देखो 2-3 काम तो उसके ऑब्वियस होते हैं। जो टीचर का काम है वो तो होता ही है। अब ये कोई कहे कि उसको सिलेबस सर ने बहुत जल्दी करा दिया तो बहुत अच्छे, नहीं, सिलेबस तो टाइम पे कराना ही पड़ेगा, आप टीचर हैं तो। लेकिन आपकी कुछ क्वालिटी आपको आइडियल बना देती है, कुछ क्वालिटी आपको मतलब बच्चों की नज़रों में, बच्चों के उसमें ऐसा बना देती है जैसे मतलब एक आप इविल की तरह, मतलब एक शैतान की तरह, कि बहुत ज़्यादा आपको बच्चे पसंद नहीं करते हैं। Reason, because of your some activity. If you behave with your students, if you treat your students like friend, philosopher, and the guides, then you are ideal teacher in the sight of the students. मतलब बच्चों की नज़रों में आप बहुत अच्छे टीचर हैं। Beside these qualities, you have to complete your syllabus within time. You have to complete your assignments or given by the administration or the principal. जो प्रिंसिपल और ये जो भी लोग अपना आप असाइनमेंट देते हैं वो भी आपको काम पे टाइम पे करने हैं कंप्लीट। लेकिन आपके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी मेंशन करनी पड़ती हैं कि आपको टीचर्स के साथ साथ अलग क्वालिटीज़ होती हैं। The field of education is permeated by conflicts and misconceptions because of एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए। the field of education is permeated by conflicts and misconceptions because conflicts जो इसमें होते हैं कि एजुकेशन, देखो एजुकेशन का ये जो है ना, आप लोग थोड़ा सा अभी आप इसके बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं अभी, क्योंकि आप एडमिशन नहीं लिया है आपने, तब आपको इस पर बड़ा एक कन्फ्यूज़न रहता है कि आपको एजुकेशन को किस डिसिप्लिन में रखें, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल एजुकेशन भी है, फिलासफी भी पढ़नी है, तो बड़े कॉन्सेप्ट रहते हैं कि इसको आखिर माने क्या। प्योर डिसिप्लिन तो ये है नहीं, क्योंकि इसमें फिलासफी भी पढ़ी जाती है, साइकोलॉजी भी पढ़ी जाती है, सोशियोलॉजी भी पढ़ी जाती है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी जाती है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है, तो सारी चीज़ें तो इसमें पढ़ाई जाती है। एजुकेशन का जो फील्ड होता है ना, जो बी एड एम एड करते हैं या फिर एम ए एजुकेशन करते हैं, तो इसको आखिर माने क्या। Sir, all of them are. नहीं, सर बी। इसका है बी। इसमें ये होता है कि प्रॉब्लम्स आर नॉट अमेनेबल टू रिगॉर्स, इनको प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, रिगॉर्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इन चीज़ों को पता नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में कॉन्फ्लिक्ट को पता करना हो तो हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ना, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता। In the introduction part of a lesson plan, a teacher aims to get students assignment, aptitude, attention, ability. Sir, aptitude. B, attention. C. Sir, C. सी। सबसे पहले उसको अटेंशन लेनी होगी स्टूडेंट की। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, बच्चे सीखेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, और सुनेंगे नहीं तो फिर किस फायदे का है। द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, the development of technology, the role of a teacher in the future will be डी। To guide students. डी ऐसे नहीं बोलते, तो डेवलप न्यू टेक्स्ट बुक या टू यूज द इंटरनेट इन टीचिंग। इंटरनेट टीचिंग तो वो करेगा ही, अब इंटरनेट से टीचिंग तो होगी, ऑब्वियसली बात है। हम कैसे काम करें, लेकिन एज ए गाइड काम करेगा ना, वो उनको बताएगा कि कैसे करना है तुमने। आगे आने वाले टाइम में टीचर का रोल सिर्फ एज ए गाइड होगा, फैसिलिटेटर्स, एज अ गाइड, ना कि उसका कोई रोल है कि डिक्टेटर या कोई और।
है समझ में नहीं आ रहा? यस सर। देखो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन तो उसको प्रोवाइड करानी है, लेकिन वो गाइड इंटरनेट से भी कर सकते हैं। बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन रोल जो है वो गाइड का है, तो बच्चों को बताना है कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है और गलत इन्फॉर्मेशन क्या है, विच वन इज करेक्ट और विच वन इज रॉन्ग, जो सही क्या है और गलत क्या है, दोनों में डिफरेंशिएट करना। सर ये तो नॉर्मल क्लास में भी करते हैं। अभी पहले देखो, अभी जो था वो अथॉरिटेरियन था, गाइड एंड अ टीचर का काम बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब सिर्फ वो गाइड ही कर रहा है, अभी सब्जेक्ट भी पढ़ाना है उसको, और भी चीज़ें करनी है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफेंस करता है, मतलब एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो पढ़ा रहा है, लेकिन अब जो ज़्यादातर काम होगा वो बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराना, फिर उसमें फैसिलिटेट करके गाइड करना सिर्फ काम होता है। नहीं आ रहा समझ में? देखो एक तो होता है कोच का काम, क्या होता है किसी भी चीज़ का, उसको गाइड करना होता है, वो फील्ड में जाके तो खेलता नहीं है। अब जो एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी का टाइम बढ़ेगा तो बच्चों को बताना ये होगा कि भाई स्टूडेंट का काम कि पढ़ाना, तो पढ़ेंगे तो वो ऑनलाइन कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं टीचर, लेकिन उनमें जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको डिस्क्राइब करेगा सिर्फ। अभी तो पूरा सिलेबस वो बोर्ड पे लिखवा लिखवा के क्वेश्चंस करा रहे हैं, सारी चीज़ें करा रहे हैं, लेकिन बच्चों को आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर जब ये होगा कि हम 25 बच्चों की क्लास है, सारे बच्चे अपने अपने आप से काम कर रहे हैं, टीचर सारे बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे एक सुपरवाइजर होता है। आपने देखा है किसी कंपनी में काम में करने वाला सुपरवाइजर होता है, उसका काम ये होता है कि वो सारे लोगों को देख रहा होता है कौन कितना काम कर रहा है, सिलाई में हो रहा है, कमाई में जो भी होता है, उसका काम ये होता है कि वो सारे लोगों को देखता रहे। Which of the following is not a level of teaching learning? डिफरेंशिएशन लेवल। डिफरेंशिएशन। अभी हमने पूछा था नहीं, और ये एग्जाम में इस तरह का ही आता है, बस क्या कौन सा नहीं है डिफरेंशिएशन लेवल। अभी तो हम शुरुआत में हमने इस चीज को अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे दिया था, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। What does the cognitive domain of a Bloom's taxonomy of education objectives affect learners? कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेट होता है? सर माइंड से। हाँ, तो माइंड में क्या चीजें आती हैं? सर थॉट्स। ऑब्वियसली। इमोशंस कहाँ से डेवलप होते हैं? हार्ट से। और स्किल्स? स्किल्स स्किल्स कैसे पता चलते हैं किसी चीज में? बाय हैंड्स, बाय यूजिंग साइकोमोटर डोमेन। तो पहले वाला जो थॉट्स है वो है कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड, इमोशंस जो है वो अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड, स्किल्स जो है वो साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। समझ में आया नहीं आया? जो तीनों चीजें हैं, देखो साइकोमोटर के मैंने पहले बताया था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तीनों चीजें बताई थी, इसमें तीन चीजें होती हैं, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड है, सिर्फ माइंड, अपर पोर्शन, मतलब जो दिमाग में आती है, थॉट, मेमोरी, ये सब। इमोशंस से रिलेटेड क्या है? अफेक्टिव डोमेन, फीलिंग्स, जहां आपको फील पता चलता है कि ये सही है, हमने गलत कर दिया, जो भी है। स्किल्स जो आती है वो साइकोमोटर से आती हैं, जब हाथ पैर चलाते हैं, आप खुद से बनाते हैं, क्योंकि जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आपके अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन भी काम कर रहा होता है। विदाउट परमिशन ऑफ द कॉग्निटिव कॉग्निशंस यू कैन नॉट मूव योर हैंड। मतलब एक जो बोलते हैं ना, नर्व सिस्टम जो होता है, नर्व सिस्टम का पूरा सेंटर कहाँ पे होता है? इंसान का जो नर्व सिस्टम होता है, हाँ सर हार्ट। नहीं, नर्व सिस्टम जो काम करता है वो माइंड से करता है।
किसी कभी कभी किसी के जो, अगर हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होता है वो हार्ट से नहीं होता है, हमारा नर्व सिस्टम जो काम करता है वो माइंड से स्टार्ट करता है। और अगर माइंड के लिए जब कोई चीज़ हम हाथों से करते हैं तो उसमें माइंड भी काम कर रहा है, हार्ट भी काम कर रहा है और हमारे हैंड्स भी काम कर रहे हैं। तो स्किल्स कम्स बाय यूजिंग साइकोमोटर डोमेन, इमोशंस कम्स बाय यूजिंग अफेक्टिव डोमेन्स, थॉट्स कम्स व्हेन वी यूज कॉग्निटिव डोमेन। जब हमारे अंदर थॉट्स आती हैं उसको लेकर के फीलिंग्स डेवलप होती हैं, एंड देन उसके बाद में साइकोमोटर डेवलप होते हैं। तो सबसे हायर लेवल पे किसको रखा जाता है? थॉट्स को या फिर कॉग्निटिव डोमेन को। इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंटीग्रल एजुकेशन क्या होती है, पहले बता सकते हैं मुझे? सर इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो करिकुलम होता है वो नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है और इसमें इंटीग्रेटेड अलग abnormal है, इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब होता है when they provide dynamic group learning environment, when the students are allowed to think freely, speak, work whatever they want, मतलब उन्हें हर चीज की आजादी होती है। डिसीजन जो मेकिंग, इनोवेशन। जैसे भी हमने बताया था ना, मिराम्बी का जो एक वो है वो इंटीग्रल एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इंटीग्रल एजुकेशन हर चीज की उनको आज़ादी है। व्हेन दे थॉट द थॉट्स आर फ्री, हर चीज से आज़ाद होते हैं वो चीज। किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, लेकिन हमारी जो सोच है हम साथ में हैं, हमारे उसमें मतलब एक लाइफ जो होती है, मतलब हमारी अपनी थॉट कुछ काम करती है। तो ये इसको जो देने वाला था, जो इंटीग्रल कॉन्सेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दिया था बताओ फिर हम? सर ए। सर ए। हाँ, श्री अरबिंदो। सर ए। ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मिराम्बिका का कॉन्सेप्ट है, मिराम्बिका का ही कॉन्सेप्ट है, वो है इंटीग्रल एजुकेशन। The standard of education can be raised by appointing good teachers, providing physical facilities in the schools, reforming examination system, providing computer in the schools. Obviously, the answer गुड is टीचर्स। अपॉइंटिंग गुड टीचर्स। अगर अच्छे टीचर्स होंगे तो वो अच्छे एग्जाम भी करा पाएंगे और सारी चीज़ें, मतलब ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। कुछ चीज़ें, दो चीज़ें तो पहले बी और सी जो है, बी और डी जो है, दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं कि हमारे पास नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। लेकिन जब तक एजुकेशन का लेवल संभल नहीं सकता जब तक अच्छे टीचर्स ना हो। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है एजुकेशन का? दैट इज हैविंग गुड टीचर्स। द पर्पज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, universalization of primary education, vocationalization of the education, to review the education, to give equal opportunity to all. सर बी। ए। इसका देखो, जब भी नई एजुकेशन पॉलिसी आती है वो रिव्यू करती है किसी भी चीज़ को, पूरी एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करने का मतलब होता है। और जब रिव्यू किया जाता है तो उसमें चेंजेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है चेंज होने की, ये उन चेंजेस को देखा जाता है। ठीक है, जी सर। the primary duty of a teacher is to raise the intellectual standard of student, improve the physical standard of the student, help in all round development of the student, imbibe values student, system in values students. सर हेल्प इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल राउंड मतलब द हेल्प, ही और शी, हाँ, वो कहीं से भी मैनेज करता है सारी चीज़ों को, उसको बताता है। और वो सारे बच्चों का मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें, बिहेवियर कैसे आप डेवलप होना है और अच्छी स्किल्स कैसे डेवलप होनी है। तो वो ऑल राउंड डेवलपमेंट, मॉरल्स कैसे डेवलप होने हैं, वैल्यूज़ कैसे डेवलप होनी है, इथिक्स कैसे डेवलप होने हैं, तो बिहेवियरल चेंज और
बिहेवियरल आउटकम्स या लर्निंग आउटकम्स सारी चीज़ें उसमें ही डेवलप हो जाएगी। आई थिंक इट इज़ इनफ 28 क्वेश्चन टू 30 क्वेश्चंस आपके लिए। बाकी आप लोग खुद से सेंड करिए मुझे कल वो भी क्वेश्चंस हैं, एंड देन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। आप लोग की नेक्स्ट क्लास होने वाली होगी और उसमें फिर आपको टाइम चाहिए होगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। सर अगर कोई क्वेश्चन है, कोई दिमाग में आता है तो बता दीजिए मुझे। वैसे क्वेश्चन ही हम Yes, कर रहे sir. हैं, अगर वैसे क्योंकि हम क्वेश्चन ही करे हैं हमने, तो देखो मैं ऐसा नहीं हेलो है कि कहीं, हाँ सर, जैसे अभी आपने श्री औरबिंदो की वो बताई है कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, विवेकानंद की बताई, इस तरीके से और भी बहुत सारे होंगे, आप वो भी एक बार देखो लिखवा दीजिए। अभी वो जो है ना सारे, देखो इंडिया में सिर्फ 5-6 लोग हैं, औरबिंदो, विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सर सैयद अहमद खान। इनके बारे में अगर हम बात करें, ज़्यादा लोग, दयानंद सरस्वती, 1-2-4 लोग हैं, अगर इनके बारे में ही ज़्यादातर आता है। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो फिर हमें प्लूटो भी पढ़ना होगा, आगे फिलॉसफी पढ़ेंगे तो। और रविंद्रनाथ टैगोर का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उनका जो है वो नेचुरलिस्टिक पे फॉलो करते थे। उनका जो क्या बोलते हैं, उनको कौन सी यूनिवर्सिटी है उनकी बनाई हुई जो है, जिसको आज शांति निकेतन है ना, शांति निकेतन है क्या है? ये सर शांति निकेतन है। हाँ, तो उनका नेचुरलिस्टिक अप्रोच था कि बच्चे नेचुरल में रह करके सीखे। मिराम्बिका, महात्मा गांधी का फॉलो किस चीज़ को करते थे, क्राफ्ट एजुकेशन और ये सब चीज़ें। विवेकानंद का था आइडियलिज्म को फॉलो करते थे, वो धार्मिक एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले, उन्होंने भी प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया, बेसिक एजुकेशन और उनका प्रमोट करने का। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का उसमें कोई रोल नहीं है, वो फिलोसोफर के तौर पे नहीं, क्योंकि वो ये आइडिया जो था वो महात्मा गांधी का था, जिसको उन्होंने अमल में लेकर के आया आफ्टर बीइंग द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सर सैयद अहमद खान का माइनॉरिटीज़ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के उनका जो काम है वो है एजुकेशन जो जामिया में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और बाकी हम कुछ और दोगे और 1-2 होंगे। ज़्यादा बताने से भी ये हो जाता है कि हम देखो क्वेश्चन में कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस में भी जहाँ पे आ रहा है। और आप लोग ये करिए कि आप पुराने क्वेश्चंस मेरे पास शेयर करिए, जहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है या वो है, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दोज क्वेश्चंस। कल आपकी मैथ की क्लास है, और मैथ्स की क्लास से पहले आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं मैथ्स की क्लास में उन्हीं प्रॉब्लम्स को शेयर करूंगा आपके साथ में, जो कि मैथ्स से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, आप लोग मुझे बताते रहिएगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम ओके सर। है, तो हम उनको इकट्ठा ले लेंगे प्रॉब्लम्स को। देखो सूफिया को इसमें है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। सर एक्चुअली वो सूफिया एमबीए की तैयारी कर रही है। क्या, सर वो एमबीए की तैयारी कर रही है, इसलिए वो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक तो दूसरी चीज़ ये है कि आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, तो एमबीए में भी इतने ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा हट के आते हैं। और इसमें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए हैं, आप लोगों ने जो पेपर देखा होगा पुराना बीएड स्पेशल वाला, उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मीन मीडियन मोड वाला आ जाता है, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ऐसा कोई मुश्किल नहीं काम है जिसमें आपको परेशानी हो, बस ये कि आप बेसिक्स कम से कम पढ़ लें। This is all about teaching aptitudes. We'll discuss all other problems in our next classes. और आप अच्छे से तैयारी करिए बढ़िया से, और मैं इनको क्वेश्चंस को सेंड कर देता हूँ आपको। ओके, ओके सर। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक ओके यू सर, सर। थैंक यू।